नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सोलर सॉल्यूशन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का सेशन जो स्टार्ट होने वाला है वो न्यू टॉपिक से स्टार्ट है। फिजिक्स का टाइटल नेम आपने पढ़ लिया होगा। तो एलटी का सिलेबस जो है राइट साइड में आपको दिख रहा होगा, ये एलटी का सिलेबस है। ठीक है। तो इसमें अभी हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और सेकंड चैप्टर जो आपका है वो है वेव्स एकॉस्टिक एंड ऑसिलेशंस, ये वाला भी कंप्लीट हो चुका है। थर्ड चैप्टर जो है अभी हम उसमें है एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। बाकी के टॉपिक भी हम जल्दी कवर करने वाले हैं। अभी जो टॉपिक चलेगा वो है एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। तो इसके अंतर्गत मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो आप देख सकते हैं। जो मोस्टली मॉडर्न फिजिक्स के अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं एलटी से रिलेटेड, तो वही टॉपिक हम कवर करेंगे। इसमें फर्स्ट चैप्टर जो है वो है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, पहला टॉपिक। दूसरा है एटम्स एंड न्यूक्लियाई। तीसरा है कम्युनिकेशन सिस्टम। फोर्थ है आपका रेडियो एक्टिविटी एंड सेमीकंडक्टर्स वगैरह। ये जैसे रेडियो एक्टिविटी के अंतर्गत फ्यूजन हुआ, फिशन हुआ, ये न्यूक्लियर के ही हैं। तो ये सब चीज़ हम इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो इतनी बात समझ आएगी आपको। और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो इसके अंतर्गत हम ये चार चीज़ें पढ़ने वाले हैं। एक इलेक्ट्रॉन एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम मॉडल ऑफ लाइट एंड डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। ठीक है। तो ये चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए इसे स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो इसमें है कि ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन सबसे पहला टॉपिक है इसमें इलेक्ट्रॉन मॉडर्न फिजिक्स में। द्रव्य तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति। द्रव्य तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति। द्वैत प्रकृति, तो ये टॉपिक हम कवर करेंगे। ठीक है। तो प्रकाश को जैसे हमने व्यतिकरण में देखा होगा आपने, विवर्तन की घटनाएं जैसे दूरबीन की घटनाएं, तो ये सब जो घटनाएं होती हैं तो ये आपकी होती है वेव के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? वेव के अंतर्गत। कौन कौन सी? जैसे आपकी विवर्तन की घटना हुई, व्यतिकरण की हुई, और आपका ध्रुवण की जैसे पोलराइजेशन की घटना हुई। तो ये सब आपका किसके अंतर्गत होती हैं? वेव्स के अंतर्गत होती हैं। ठीक है। और जो बाकी की घटनाएं हैं जैसे आपका रमन इफेक्ट हुआ, प्रकाश वैद्युत प्रवाह हुआ, कॉम्पटन प्रभाव हुआ, तो ये सारी हमारी पार्टिकल के अंतर्गत होती है, जैसे कण के अंतर्गत। ठीक है। ये तो तरंग के अंतर्गत होती है और ये पार्टिकल के अंतर्गत होती है, जैसे रमन प्रभाव, बोल सकते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव, और लास्ट है आपका कॉम्पटन प्रभाव। तो ये सारी चीजें हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? कण के अंतर्गत। पार्टिकल जो है मतलब इस ऐसी जो घटनाएं होती हैं वो मतलब इसके अकॉर्डिंग नहीं समझाई जा सकती है। ये जो घटनाएं हैं रमन इफेक्ट, प्रकाश वैव प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, ये वेव के अंतर्गत ये घटनाएं नहीं समझाई जाती है। ठीक है। तो इन घटनाओं को समझने के लिए क्या करा था आइंस्टीन ने? एक प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दिया। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत जो आइंस्टीन ने दिया था उनमें उन्होंने बताया था जो प्रकाश होता है, जो लाइट होती है, वो हमारे किसके रूप में आगे आगे बढ़ती है? वो पैकेटों और बंडलों के रूप में एनर्जी जो होती है उसको धीरे धीरे क्या करता है? छोटे छोटे बंडलों के रूप में आगे की ओर बढ़ाता रहता है। तो ऊर्जा का प्रत्येक बंडल क्वांटम या फोटोन कहलाता है। किसके रूप में चलता है? पैकेटों और बंडलों के रूप में। ठीक है। पैकेट और बंडलों के रूप में। तो इसी एनर्जी को क्या करता है? धीरे धीरे, और इसी एनर्जी को, जो ये एनर्जी है, ये जो ऊर्जा है, इसी को उन्होंने नाम दिया था फोटोन। क्या नाम दिया था? फोटोन। ठीक है। तो ये इस नाम से आप याद रख सकते हैं इसको। तो जो इक्वेशन आई थी, जो मतलब जो फॉर्मूला आया था वो आया था E इक्वल टू एच बी। E इक्वल टू एच बी। तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसको, अभी आगे कवर करने वाले हैं हम। ठीक है। तो अभी बात करते हैं कि द्रव्य तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति। तो हुआ क्या है कि जैसे प्रकाश होता है तो प्रकाश दो कंडीशन मतलब द्वैत प्रकृति बताया गया है। तो वो तरंग की भांति भी व्यवहार करता है और कण की भांति भी व्यवहार करता है। तो प्रकृति ने क्या करा है? हमें सम्मित का आशीर्वाद दिया है। इसलिए यह सोचा गया कि जैसे प्रकाश दो की भांति व्यवहार करता है, वेव की और कण की, वैसे जो मैटर है वो भी हमारे दो
दो तरह से काम करे, किसके अकॉर्डिंग, कण की तरह और तरंग की तरह व्यवहार करे। तो द्रव्य को कण की प्रकृति तो सर्वविदित है, ठीक है, द्रव्य जो है वो कण की तरह तो व्यवहार करता है, ये सर्वविदित है। तो डी ब्रोगली ने परिकल्पना करी है कि गति में जो द्रव्य के कण होते हैं, जो गति में द्रव्य के जो कण होते हैं वो तरंग की भांति व्यवहार करते हैं, ठीक है, तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। तो प्रकाश की भांति ही द्रव्य की द्वैत प्रकृति होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा है हाइपोथेसिस में कि जो प्रकाश है, प्रकाश की भांति, जैसे प्रकाश की द्वैत प्रकृति है वैसी मैटर की भी द्वैत प्रकृति होनी चाहिए। और इसके ऊपर ही कुछ गहन अध्ययन किए गए, कुछ प्रैक्टिकल वगैरह किए गए। तो जैसे हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन की, तो इलेक्ट्रॉन एमिशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कैसे हुआ, तो इसे रफ कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रॉन एमिशन में क्या हुआ, सन 1887 में, कितने में, सन 1887 में, ठीक है, ईस्वी में। इस टाइम पे क्या हुआ था कि कुछ निश्चित धातुओं पर क्या करा गया, प्रैक्टिकल किया गया, कुछ धातुओं पर क्या गया, पराबैंगनी प्रकाश डाले। सपोज कोई धातु है, ठीक है, और धातु पे अल्ट्रावायलेट किरणें डाली गई, ठीक है, ये अल्ट्रावायलेट किरणें डाली गई। जैसे ही इस पे पराबैंगनी प्रकाश डाला गया, ये क्या है, पराबैंगनी प्रकाश, जैसे ही उस धातु पे, इस धातु पे, ये धातु है आपकी, जैसे ही इस धातु पे पराबैंगनी प्रकाश डाला गया तो वैसे ही क्या हुआ, कम वेग वाले इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने लगे। इसमें से क्या होने लगे, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने लगे। जैसे ही इसमें लाइट पड़ी वैसे ही इस धातु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हुआ। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में क्या हुआ कि किसी धातु को उन्होंने क्या करा, हीटअप करा, मतलब टेम्परेचर बढ़ाया, मतलब इसको गर्म किया इसके द्वारा, ठीक है, और इसमें से भी क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने लगा। अब इस कंडीशन में भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हो रहा था और इस कंडीशन में भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हो रहा था। तो दोनों कंडीशन में यह पाएगा कि दोनों स्थितियों में उत्सर्जित जो ऋणावेशित कण है उसका नाम इन्होंने क्या रख दिया, इलेक्ट्रॉन। क्या नाम रखा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन नाम रखा तो हम जानते हैं 1897 में जे टॉमसन ने ऋणावेशित कण का नाम, इन ऋणावेशित जो कण उत्सर्जन हो रहे थे उनका नाम क्या कर दिया था 1897 में, ठीक है, 97 में, ठीक है, 1897 में इन्होंने क्या करा, जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का नाम, मतलब ऋणावेशित कणों का नाम इलेक्ट्रॉन रख दिया था। तो जो हमारे आइंस्टीन थे, जो टॉमसन थे, जो जे टॉमसन है, उनको पुरस्कार से, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और वो किया गया था 1906 में। किसके द्वारा सम्मानित किया गया था, नोबेल पुरस्कार से। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, ये एग्जाम में आ सकते हैं छोटी छोटी चीजें, ठीक है। तो 1906 में जे टॉमसन को नोबेल पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया। तो होपफुली ये बात समझ आई होगी आपको। तो इसमें इन्होंने, जैसे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन तो हो गया, चलो इतना ठीक है। अब एक कंडीशन ये भी है कि हम लोग जानते हैं कि धातुओं में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है जी, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब यह है कि जैसे इलेक्ट्रॉन होता है तो वो धातु की पृष्ठ पे तो घूम लेता है। अब ये धातु का सरफेस है, सपोज ये जो बाहर से है ये इसका क्या है, सरफेस है। अब वो इस पृष्ठ के लिए तो मुक्त है ना, इस पृष्ठ के लिए वो कहीं भी घूम सकते हैं इलेक्ट्रॉन, इस पृष्ठ के लिए तो मुक्त है। किसी परमाणु से ऐसा तो नहीं है कि बद्ध है कि ये यहीं पे रहेगा, ये निश्चित है, मतलब। तो वो इस धातु की सरफेस के लिए तो क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और अगर इसको यदि, मतलब जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर बाहर भी निकलना चाहे, इस सरफेस से अगर बाहर भी निकलना चाहे तो उसके लिए जैसे जैसे यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने वाला है, जैसे इसके पृष्ठ से बाहर आने वाला ही होता है, तो जैसे ये पृष्ठ से बाहर आता है तो यहाँ पर हमारा धनावेशित चार्ज आ जाता है, किसके अंतर्गत, उस धातु के सरफेस के अंदर, ठीक है। तो वहां पे जैसे ये बाहर निकलने का प्रयास करेगा वैसे ही वहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसी अट्रैक्शन या आकर्षण के कारण, जो आकर्षण बलों के द्वारा जो ये इलेक्ट्रॉन बंधे हुए होते हैं ये बहुत मजबूत होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से तब तक बाहर नहीं निकल सकता है, ये ऋणावेशित कण तब तक बाहर नहीं निकल सकते हैं जब तक वो इस बैरियर को या इस बैरियर को तोड़ ना सके। जो अट्रैक्शन, आकर्षण जो बैरियर है, जब तक वो इसको तोड़ ना सके, मतलब उसको इतनी एनर्जी डेवलप करनी पड़ेगी कि वो इस आकर्षण बल बैरियर को तोड़ सके। तो ये चीज है इलेक्ट्रॉन एमिशन के अंतर्गत। तो होपफुली समझ आया होगा।
नेक्स्ट है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो इसे कवर करते हैं जल्दी से। नाउ हमारा जो टॉपिक है अभी वह है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव या वैद्युत प्रभाव बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या है, मतलब जब खोज हुई थी 1887 में, हेनरिच हर्ट्ज ने खोज की थी 1887 में। हेनरिच हर्ट्ज जो वैज्ञानिक है, इन्होंने खोज की थी इसके ऊपर, और इसके पश्चात बहुत सारे साइंटिस्ट आए, जैसे आपका हुआ हॉलवॉच, लेनार्ड हुआ, मिलिकन आए, ठीक है। ये अलग अलग साइंटिस्ट आए जब, तो इन्होंने भी रिसर्च करा, और इनके रिसर्च करने के बाद भी यही कंक्लूजन निकला, यही निष्कर्ष निकला कि जो हमारा क्या होता है, मतलब जैसे ही हम किसी धातु पे अगर अल्ट्रावायलेट किरणें, जैसे किसी धातु पे, सपोज कोई धातु है, इस पे अगर हम प्रकाश डालते हैं, तो इस पे प्रकाश डालने से जैसे ही हम प्रकाश डालते हैं तो यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। या हम कोई से भी प्रकाश डाल सकते हैं, दृश्य प्रकाश बोल सकते हैं आप, परावैंगनी विकिरण बोल सकते हैं। तो जैसे ही हम इस पे आपतित करते हैं तो वहीं से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, और यही हमारा वैद्युत प्रभाव कहलाता है। तो सिंपल लैंग्वेज में देखें तो हम बोल सकते हैं कि प्रकाश जो है वो ऊर्जा के द्वारा, प्रकाश ऊर्जा के द्वारा किसी धातु के पृष्ठ से अगर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है तो इसी घटना को हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। बस दैट्स इट, समझ आया होगा। ये रफ करते हैं इसे। तो अब है हमारा प्रकाश का क्वांटम मॉडल, क्वांटम मॉडल ऑफ लाइट। तो 1905 में आइंस्टीन ने क्या करा, प्रकाश वैद्युत की व्याख्या करी, और उसके लिए उनको किसकी चीज की जरूरत पड़ी, विद्युत चुम्बकीय विकिरण के जो उन्होंने दिया था। तो उसमें क्या दिया था, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत दिया था, और प्लांक का क्वांटम सिद्धांत में उन्होंने बोला था कि प्रकाश जो है, जो प्रकाश है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों में, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों में, छोटे छोटे बंडलों में, बंडलों बोल सकते हैं या पैकेट में बोल सकते हैं। तो ऊर्जा जो है वो छोटे छोटे बंडलों के रूप में धीरे धीरे क्या करता है, आगे बढ़ता रहता है, और इसी बंडल को उन्होंने क्या नाम दिया था, फोटोन नाम दिया था, ठीक है। तो इन्हीं बंडलों को उन्होंने क्या नाम दिया था, फोटोन नाम दिया था। तो जहां पे मैंने बताया था आपको कि E इक्वल टू आता है आपका HV, ठीक है। तो E इक्वल टू HV आता है। अगर हमें क्वेश्चन आ गया इस टाइप से कि फोटोन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए, तो फोटोन की ऊर्जा के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है E इक्वल टू HV। तो इतना पता होना चाहिए। बात आती है अगर अगर हम पूछें कि फोटोन का द्रव्यमान, तो ये तो उसकी ऊर्जा के लिए हो गया फॉर्मूला, ठीक है। और अगर द्रव्यमान की बात आती है कहीं पे, तो द्रव्यमान के लिए आपको क्या करना है, आइंस्टीन का जो समीकरण है, द्रव्यमान समीकरण जो है, ये E इक्वल टू mc² है, ठीक है। तो ये E इक्वल टू mc² है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम कंपेयर करें तो mc² इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है, mc² इक्वल टू HV, और यहाँ से अगर हमें m निकालना होगा तो HV अपॉन c²। तो ये फॉर्मूला निकल आएगा आपका, ठीक है। इतना समझ आ गया। नेक्स्ट अगर बात करें इसकी, ये तो द्रव्यमान की बात हो गई। अगर संवेग मोमेंटम की बात करते हैं, संवेग की बात करते हैं, तो संवेग को P से डिनोट किया जाता है। तो P इक्वल टू अगर हम बात करें तो P इक्वल टू के लिए फॉर्मूला क्या होगा आपका, वो होता है H अपॉन लैम्डा। और H जो है आपका, जहां पे भी आप H देख रहे हैं, H जो होता है वो होता है आपका प्लांक नियतांक, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, प्लांक नियतांक बोला जाता है इसको। और h का मान जो होता है वो होता है 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। तो ये आपने h की वैल्यू याद रखनी है। और यहाँ पर आपका c आया होगा, यहाँ पे प्रकाश की जो चाल है, तो c की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये c की मान है, c की वैल्यू है, ठीक है। तो इस टाइप से इसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया कि 600 nm तरंग दैर्ध्य वाली तरंग के फोटोन की ऊर्जा और संवेग ज्ञात कीजिए। तो किस तरीके से करना है, सिंपल है, आपने वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तरंग दैर्ध्य किसको बोलते हैं, लैम्डा को बोलते हैं। लैम्डा का वैल्यू आपको दिया है, बाकी h और v और c की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, या वैल्यू पता है आपको, h की ये होती है, c की होती है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चनों को कर सकते हैं। बस ये ज़्यादा टफ नहीं, मतलब इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन एलटी एग्जाम में, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक है आपका इसमें डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, मतलब दी ब्रॉगली की जो परिकल्पना है वो क्या थी। तो दी ब्रॉगली ने यही परिकल्पना दी थी कि 1892 में, 1892 से और 1987 तक
इन्होंने बताया, इन्होंने क्या करा इसमें परिकल्पित किया कि जो द्रव्य होता है, जो मैटर होता है, वो गतिमान कण के गतिमान कण के तरंगों की भांति व्यवहार करता है। किसकी भांति व्यवहार करता है? वेव के अकॉर्डिंग व्यवहार करता है। और वेव के अकॉर्डिंग व्यवहार करता है तो उन्होंने उससे संबंधित क्या बताई थी? तरंग दैर्घ्य बताई थी। और तरंग दैर्घ्य अभी हमने पढ़ा, मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम p इक्वल टू जो होता है वो आपका h अपॉन लैम्डा होता है। तो यहीं से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ कि लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p। ठीक है, तो ये उन्होंने परिकलित किया था तरंग दैर्घ्य कि जो लैम्डा इक्वल टू होता है वो h अपॉन p होता है। ठीक है, तो जिसमें आपका p जो होगा वो आपका कण का संवेग होता है, मोमेंटम होता है आपका, ठीक है, पार्टिकल का। तो इसी परिकल्पना को, मतलब जैसे इस परिकल्पना को उन्होंने क्या नाम दे दिया? दी ब्रोगली की परिकल्पना या तरंग दैर्घ्य की दी ब्रोगली परिकल्पना या तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तो इस नाम से ही इन्होंने, अब p इक्वल टू आपका, अगर हम कण के संवेग की बात करें तो कण के संवेग की बात क्या करेंगे? तो m इक्वल टू, उसमें मास भी होगा, वेलोसिटी भी होगी, वेग भी होगा। ठीक है, तो p इक्वल टू कहीं ना कहीं आपको ये फॉर्मूला निकल जाएगा, m भी। ठीक है, तो p की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो लैम्डा इक्वल टू जो वैल्यू आएगी वो आएगी h अपॉन एम बी। ठीक है, तो इनका मतलब इनका अगर हम फोटोन का संवेग देखें तो फोटोन का संवेग p इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा निकल आता है। और हम अगर तरंग दैर्घ्य की बात करते हैं तो तरंग दैर्घ्य h अपॉन p निकल के आता है। तो इसका जो मेनली फॉर्मूला देखेंगे हम, जो इसका व्यंजक निकल के आता है वो देखते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला आता है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी के, ये वाले फॉर्मूले से। तो इसमें इन्होंने थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी इस तरीके से। इसे रफ कर लेते हैं पहले। तो लैम्डा में इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ पर, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2 MEV। ठीक है, तो इसकी वैल्यू रख के, एच की वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू रख के इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये और फॉर्मूला निकल के आता है या वैल्यू निकल के आती है 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम से डिनोट करेंगे, मात्रक इसका। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन दिया होगा कि अगर विभवांतर आपको 100 वोल्ट दे रखा होगा या 10 वोल्ट दे रखा होगा, तो इस तरीके से आप उसकी तरंग दैर्घ्य आसानी से निकाल पाएंगे। तो इसमें यह बताया कि उसी को, मतलब जैसे क्रिस्टल के तत्वों के बीच की जो दूरी होती है वो इलेक्ट्रॉन का विवर्तन क्रिस्टलों द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको तरंग दैर्घ्य फाइंड आउट कर सकते हैं आप दी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग। तो यही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसके बेसिस पे जो एमसीक्यूज रहेंगे वो हम आप हमारी साइट पे जा सकते हैं solosolution.net पे, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर एलटी एग्ज़ाम की जो टेस्ट सीरीज़ है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की और साथ में मैथ्स की जो सीरीज़ चल रही है, आप उसमें डेली अपडेट्स देख सकते हैं। वहाँ पर स्क्रॉल कर सकते हैं और डाउन करके आप देख सकते हैं, आपको वहाँ पे न्यू क्विज मिलती रहेंगी। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें और साथ ही साथ कमेंट जरूर करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे आप पहले आपको मिलते रहे। तो होपफुली ये वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू टू ऑल, थैंक यू सो मच।